नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें दूसरे अंबेडकर की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से दलितों, ओबीसी, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वह उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर ले जाता है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि ओबीसी को सोचना पड़ेगा, इतिहास बार बार प्रगति के लिए मौका नहीं देता। तालकटोरा स्टेडियम के सम्मेलन में जो बात राहुल गांधी ने कही, उस पर चल पड़ें और साथ दें। अगर ऐसा करते हैं तो इनके लिए राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। हालांकि डॉक्टर उदित राज ने पहली बार अंबेडकर को राहुल गांधी से जोड़ा है, लेकिन वो पहले भी तमाम टीवी चैनलों पर कहते रहे हैं कि राहुल गांधी के संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना, ओबीसी के अधिकार की पुनर्स्थापना की बातें दलित समाज को बहुत प्रभावित कर रही हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी रैली में संविधान के प्रति हाथ में लेकर बार बार उसे बचाने की अपील की थी। उनका कहना था कि भाजपा और आरएसएस संविधान को कमजोर करने में जुटे हैं और अगर विपक्ष नहीं लड़ा तो बहुजन समाज फिर से हाशिए पर पहुंच जाएगा। हालांकि डॉक्टर उदित राज के इस बयान से भाजपा में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना अंबेडकर से किए जाने को लेकर अवांछित और हास्यास्पद बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद कभी जातिगत नीतियों के पक्ष में ठोस कदम नहीं उठाया, उसे दूसरा अंबेडकर कहना दलित समाज का अपमान है। कांग्रेस को ऐसे प्रतीकों से खेलना बंद करना चाहिए। बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी से निष्कासित विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने टीम तेज प्रताप का गठन किया है और 31 जुलाई को महुआ में कार्यक्रम भी होगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप यादव जनता तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस बार चाचा नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, किसी की भी सरकार बनेगी। अगर वह युवा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा तो तेज प्रताप यादव पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा रहेगा। हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, विरोधी बहुत हैं, उन्हें खुजली होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मालदीव दौरा खत्म करते हुए कहा है कि भारत और मालदीव के बीच मजबूत साझेदारी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और मालदीव के बीच मजबूत साझेदारी है जो आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान पर आधारित है। हमारे संबंध निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जिससे लोगों के आपसी जुड़ाव और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से मजबूती मिल रही है। भारत मालदीव के लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करने और धरती के भले के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने अपना मालदीव दौरा खत्म करने पर कहा कि मैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और मालदीव के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ सार्थक बातचीत हुई, इससे भारत और मालदीव के रिश्ते और मजबूत होंगे। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ते अपराध के आरोप को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान का जवाब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करने में दुख होता है जहां अपराध अनियंत्रित हो गया हो। इस पर मांझी ने कहा कि चिराग का राजनीतिक जीवन छोटा है, लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पिता रामविलास पासवान का था। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 40 से 45 साल से बिहार की राजनीति देख रहे हैं, वही तुलना कर सकते हैं कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार की कानून व्यवस्था की जो स्थिति आज है, वह 2005 से पहले की स्थिति की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि कभी हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, आज ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती। अगर चिराग पासवान फिर भी ऐसा कहते हैं तो यह उनकी अनुभवहीनता को दिखाता है। बिहार में हाल के दिनों में हुए अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सरकार से नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करने में दुख होता है जहां अपराध अनियंत्रित हो गया है। चिराग पासवान ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एक के बाद एक तरह से आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई है और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक दिख रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत भयावह परिस्थिति पैदा कर देगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मान लिया जाए कि अगर सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत भी इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। बिहार के गया जिले से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां के बोधगया थाना क्षेत्र के BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रही एक युवती के साथ अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन ने कथित तौर पर रेप किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 24 जुलाई को हुई जब महिला दौड़ के दौरान बेहोश हो गई और उसे मौके पर खड़ी एक एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के आधार पर एम्बुलेंस चालक विनय कुमार और तकनीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को स्वीकार न करना चुनाव आयोग का फैसला बेतुका और मनमाना है। ADR ने कहा कि यह प्रक्रिया लाखों वोटरों, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे मुसलमानों, दलितों और प्रवासी मजदूरों के मताधिकार को छीन सकती है। ADR ने अपनी याचिका में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार और राशन कार्ड को स्वीकार न करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया है, जबकि ये दस्तावेज बिहार में सबसे आम पहचान पत्र हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि आधार, जिसे स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST प्रमाण पत्र और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया जाता है, को SIR में शामिल न करना निराधार है। ADR ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत 11 दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। फिर आधार को क्यों खारिज किया गया? ADR ने याचिका में आगे आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में कोई स्पष्ट प्रक्रिया या दिशा निर्देश नहीं है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को असीमित और अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण वोटरों का नाम हटाने में मनमानी हो सकती है। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, अशिक्षा और कम दस्तावेजीकरण की समस्या है, SIR की सख्त समय सीमा यानी 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा करना लाखों वोटरों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। हालांकि ये तारीख कल खत्म हो चुकी है। ADR ने चेतावनी दी कि बिहार के करीब 3 करोड़ वोटर, विशेष रूप से वे जो 2003 की सूची में नहीं है या जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। बिहार में केवल 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट और 14% के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हैं। ऐसे में SIR की प्रक्रिया गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून के आदेश को रद्द करने की मांग की ताकि वोटरों के अधिकार की रक्षा हो सके। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम होगा। रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ मुंबई में केंद्रीय एजेंसी ED की छापेमारी की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर डिवाइसेस जब्त किए हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक ED ने 3,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 24 जुलाई को एक्शन लेते हुए छापेमारी शुरू की थी। इसके साथ ही कुछ कंपनियों की तरफ से करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए हैं। PTI के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गुरुवार को ED ने छापेमारी शुरू की थी और मुंबई में करीब 35 से अधिक परिसरों में कुछ ठिकानों पर शनिवार को भी छापेमारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैंपस 50 कंपनियों और 25 लोगों के हैं, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल हैं। ED सूत्रों का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी PTI ने आगे कहा कि साल 2017 से लेकर 2019 के बीच यस बैंक के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ये छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से पार्टी हाईकमान को राज्य के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामों की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया। इस लिस्ट में 2 ब्राह्मण और 2 पिछड़े और 2 दलित वर्ग से नाम भेजे गए हैं। पार्टी के सीनियर नेता ने बताया कि पार्टी आलाकमान अब इन नामों में से प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भाजपा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जो पश्चिमी यूपी के जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला अध्यक्ष यानी उनकी जगह कौन लेगा, यह बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा हाईकमान को प्रदेश अध्यक्ष के लिए भेजे गए नामों में 2 ब्राह्मण चेहरे, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी शामिल हैं। इसके साथ योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह और वर्तमान केंद्रीय मंत्री पीएल वर्मा, जो दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और मौजूदा एमएलसी विद्यासागर सोनकर दलित चेहरों के रूप में शामिल हैं। भाजपा अब इन नामों में से ही यूपी में अपना अगला अध्यक्ष चुनकर भेजने जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि अब इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.